अगर अख्तरुल ईमान साहब ने नेक नियति से और सही इंसाफ के साथ टिकट बांटे होते तो इस पार्टी को इसी रिजल्ट में कम से कम 8 सीट आराम से मिल जाए। अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इसमें अगर आपको कुछ पसंद या नापसंद आता हो इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका सुझाव मेरे लिए सर तस्लीम रहेगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार चुनाव आया और चला भी गया। एनडीए ने सरकार भी बना ली जो तू करके, लेकिन इस रिजल्ट ने एक बहस जरूर छेड़ गया। इस रिजल्ट में ओवैसी साहब को 5 सीट आई। अब सारे मीडिया वाले परेशान हैं कि ओवैसी साहब को 5 सीट कैसे आ गई। एक हैदराबाद से जो पार्टी चली, बिहार में आकर के इतने सुदूर प्रांत में इनको 5 सीट कैसे मिल गई। क्या मुसलमान वाकई अब उनकी तरफ झुक रहे हैं? हालांकि इस 5 सीट से मुझे तशफ़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर अख्तरुल ईमान साहब ने नेक नियति से और सही इंसाफ के साथ टिकट बांटे होते तो इस पार्टी को इसी रिजल्ट में कम से कम 8 सीट आराम से मिल जाती। श्योर एंड सर्टेन, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन इनकी नासमझी कहिए या नाइंसाफ़ी कहिए, इन्होंने टिकट ठीक से नहीं बांटे, जिसके कारण AIMIM को सिर्फ 5 सीट आई। ठाकुरगंज में एक ऐसा व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिनको सियासत का ABCD कुछ नहीं आता है। सियासत कैसे लड़ा जाता है इससे कोई मतलब नहीं। इलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन वो पूरे क्षेत्र का दौरा भी नहीं किए। नहीं तो यहाँ से भी जितना ऐन मुमकिन था। उसके बाद अब चलिए, कस्बा में अगर एक सही उम्मीदवार को टिकट दिया जाता तो वहाँ भी AIMIM का परचम जरूर लहर जाता। लेकिन वहाँ से भी एक ऐसे गुमनाम इंसान को दिया गया जिसको बिहार या खास करके सीमांचल का आदमी भी नहीं जानता था कि वो व्यक्ति कौन है। उसके बाद चलिए आप कटिहार में। कटिहार में 4 क्षेत्र ऐसा है जो शेरशाहबादी बहुसंख्यक है। कोढ़ा, बरारी, प्राणपुर, मनिहारी। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनिहारी और कोढ़ा तो रिजर्व सीट है, वहाँ की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन बरारी और प्राणपुर 2 ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर शेरशाहबादी की आबादी 80-90 हज़ार है और वहाँ से एक शेरशाहबादी आसानी से जीत सकता है। लेकिन पता नहीं अख्तरुल ईमान साहब की नीयत में क्या थी कि वहाँ से किसी शेरशाहबादी को टिकट नहीं दिया गया और अंजाम यही हुआ कि वहाँ से MIM हार गई। एक ऐसा शख्स को टिकट दिया गया, यानी राकेश यादव शायद थे, जिनको सिर्फ 6000 नंबर मिले। उसके बाद प्राणपुर में भी शेरशाहबादी की अच्छी आबादी है, लेकिन वहाँ से भी पता नहीं किसी गुमनाम मौलवी साहब को टिकट दिया गया और वहाँ से भी हार गए। नहीं तो वहाँ से जीतना MIM के लिए बिल्कुल आसान था और मज़ा कुछ और होता, नक्शा रिजल्ट का कुछ और होता। लेकिन क्या किया जाए, जो हो गया तो हो गया। लेकिन इस रिजल्ट के बाद एक बड़ी बहस ये छिड़ी हुई है। हमारे बहुत से भाई अभी तक ये रट रहे हैं कि RJD को इस ओवैसी साहब ने हराया। अगर ओवैसी मैदान में नहीं आए होते, अगर चुनाव नहीं लड़ते, तो RJD को पूर्ण बहुमत होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं
कि भाई जैसे आरजेडी को, जैसे बीजेपी को, जैसे कांग्रेस को या दीगर किसी भी पार्टी को लड़ने का अधिकार है, वैसे ही एमआईएम को भी उनका डेमोक्रेटिक अधिकार है, वो भी लड़ सकता है। उनको आप क्यों कहिएगा, क्यों कर आप कह सकते हैं कि एमआईएम यहाँ से क्यों लड़ी, लड़ने के चलते आरजेडी का सीट कम हो गया। ऐसा कहना तो आपका बिल्कुल नाइंसाफी है। जैसे आपको लड़ने का अधिकार है वैसे हमको भी लड़ने का अधिकार है, और इसमें किसी को बुरा भला कहना अच्छी बात तो नहीं है। और तो और यूपी का एक पढ़ा लिखा इंसान मनव्वर राणा, जिसने ओवैसी साहब को सुअर का बच्चा कहा, सोचिए ये कितना अफसोसनाक बात है। एक कलमा गो दूसरे कलमा गो को सुअर का बच्चा कहे, इससे और जलील बात क्या हो सकती है। लगता है जैसे ओवैसी साहब से उनको कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रही हो, हालांकि व्यक्तिगत दुश्मनी होना तो नहीं चाहिए। एक का घर यूपी है, दूसरे का घर हैदराबाद है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हालांकि आरजेडी अभी तक अपने मुंह से नहीं बोली है कि हम एमआईएम के चलते हार गए, ऐसा उनके मुंह से बिल्कुल नहीं निकला। रिजल्ट के बाद ये एक वीडियो मैं देख रहा था, पत्रकारों ने मृत्युंजय तिवारी को बहुत घेरा, आपकी हार क्यों हुई, क्या ये आई एमआईएम के चलते हुई या कांग्रेस के चलते हुई। लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया, मैं किसी के चलते नहीं हारा, बल्कि मैं तो हारा ही नहीं हूं, हम तो हारे ही नहीं हैं, हमको हराया गया है। लेकिन वो अपने जुबान पे ना तो ओवैसी साहब का नाम लाए और ना ही कांग्रेस पार्टी का नाम लाए। लेकिन हम और आप ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं। एक बात तो मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कह दूं कि एआईएमआईएम को जो लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की पाक ज़ात से उम्मीद है कि 5 साल के अंदर वो लोग भी इस पार्टी के मुरीद बन जाएंगे और उनको ज़रूर वोट देंगे और उनको अच्छी से अच्छी मजबूती प्रदान करेंगे। ये पार्टी अभी बिल्कुल नौजवान पार्टी है और कोई भी नौजवान काम करने में नहीं थकता है, उसको कोई थकावट नहीं होती है, लगातार मेहनत करता जाता है। और जो पार्टी आज देख रहे हैं कि वो जो हार रही है, वो सब पार्टी बूढ़ी हो गई है, क्योंकि सबका एक उरूज और जवाल होता है। कौम का भी एक उरूज का दौर होता है, खानदान का भी एक दौर होता है, एक देश का भी एक दौर होता है, पार्टी का भी एक दौर होता है। उसी तरह की बात है, किसी एक पार्टी को उरूज तक पहुंचने में भी 40 से 50 साल लगते हैं और उसको जवाल होने में भी कम से कम 40-50 साल लगते हैं। यानी एक पार्टी उरूज से लेकर के जवाल तक देश को या किसी राज्य को 100 साल तक प्रभावित जरूर करते हैं। आप कांग्रेस की मिसाल ले लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी 1947 से उरूज पजीर हुआ और 1989 तक बिल्कुल शबाब तक पहुंच गया। यानी 1984 में जब इलेक्शन हुआ तो श्री राजीव गांधी को लोकसभा में 425 सीट मिले और 125 सीट दूसरी पार्टियों को मिले। उस समय बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, अगर आप लोगों ने इतिहास देखा होगा या बुजुर्गों को याद होगा, सिर्फ 2 सीट मिली थी। और 1989 से इस पार्टी का जवाल शुरू हुआ। ऐसा जवाल शुरू हुआ कि उस 89 के बाद से गिरना शुरू हुआ और बीजेपी का उरूज शुरू हुआ। आज इसके जवाल पजीर होने से लगभग 30 साल हो रहे हैं और ये पार्टी लगभग 10-15 साल या अधिक से अधिक 20 साल जाएगी। उसके बाद देखिएगा कांग्रेस का हिंदुस्तान से नामो निशान मिट जाएगा।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोग सिर्फ इतिहास में पढ़ेंगे कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे बेटियां थीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानेगा, क्योंकि उस पार्टी में जो बीमारी है उसका वो लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। और जब जिस पार्टी का जवाल आता है, जब जिस कौम का जवाल आता है, तो ऐसा ही होता है। और हमारी ये पार्टी MIM अभी नौउम्र पार्टी है, नौजवान पार्टी है, अभी इसके उभरने का वक्त है। इस 2020 से इसका उरूज शुरू हुआ। आप लोग देखिएगा, इसको पूरे शबाब तक पहुंचने में 30-40 साल और लगेगा और पूरे देश को ये पार्टी एक दिन प्रभावित करेगी इंशाअल्लाह। ये गर्चे बरसरे हुकूमत नहीं आ जाए, लेकिन इतना तो ज़रूर कर लेगी कि लोकसभा में या राज्यों की हुकूमत में कम से कम सरकारों की लगाम अपने हाथ में तो ये ज़रूर ले लेगी। और बीजेपी को ही ले लीजिए, ये बीजेपी का उरूज का 30 साल पूरा होने जा रहा है। 1989 से शुरू हुआ है, 2020 है, 5-10 साल ये अभी और भी शबाब में रहेगा। उसके बाद इस पार्टी का भी जवाल निश्चित है और इस पार्टी का भी जवाल होना है, ये पार्टी भी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस पार्टी को आप लोग कोई बुरा भला न कहें और इस पार्टी की हकीकत को समझें, इस पार्टी की पुकार को समझें। ये पार्टी हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए, सबके लिए एक हमदर्द पार्टी है और इंशाअल्लाह ये पार्टी काम करेगी। अभी 5 सीटें आई हैं, ये पार्टी जब काम कर दिखाएगी तो फिर 5 साल के बाद बिहार में देखिएगा, इनको 5 के बजाय 25 सीट आएगी। और कुछ ही महीनों में बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, इसमें आप देखेंगे बिहार से भी ज़्यादा सीट ये पार्टी लाएगी इंशाअल्लाह। मज़ीद क्या अर्ज करूं, बस यही आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि MIM को कोई बुरा भला न कहें। इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, जैसे दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं जैसे ये भी लड़ रही हैं। कोई निर्दलीय भी अगर मैदान में आ जाता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लड़ने का अधिकार है। चाहे उसके चलते किसी का वोट कटे, चाहे कोई हारे, चाहे कोई जीते, लेकिन उनको भी अपना एम्बिशन पूरा करने का अधिकार है। सब पार्टियां जैसे हाई एम्बिशस है, उसी तरह से MIM को भी अपना कुछ एम्बिशन है, वो भी कौम का हमदर्द होने का दावा कर रही है। देखिए, उनको मौका दीजिए। मौका देने से पहले हम उनको गाली नहीं दे सकते हैं। जय हिंद, जय भीम।